इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास साइंस में जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें केमिस्ट्री के अध्याय 2 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी एक भी जो ये 10 क्वेश्चन लिया गया है, ये एक एक जो क्वेश्चन है समझिए कि चुन कर लिया गया है और ये लघु उत्तरीय के लिए महत्वपूर्ण है। यानी बोर्ड एग्जाम में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो अध्याय जो है केमिस्ट्री के अध्याय 2 से मात्र 10 लघु उत्तरीय प्रश्न चुना गया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर समझिए कि 2 चैप्टर से अगर कोई भी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाला प्रश्न रह रहा है तो इसमें से निश्चित है कि क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। यानी पीतल और जो ये तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल और ये जो तांबे के बर्तन आपको दिख रहे हैं, ऐसे बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा कि यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से अभिक्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? विषैले यौगिक का वो निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक होंगे, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यानी हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि पीतल और जो तांबे के बर्तन होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे समझिए कि अगर इसमें हम दही या खट्टे पदार्थ इसमें रख दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो बर्तन है दही यानी खट्टे पदार्थ से अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद इसमें क्या होंगे, विषैले पदार्थ हो जाएंगे जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, हानिकारक है। तो इसलिए अगर इसमें हम रखेंगे तो वो खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए यानी पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है, यानी हमारा आमाशय यानी कि जो पेट होता है उसमें अम्ल की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका जो है, एक में क्या कहा जा रहा है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यानी ये जो क्या है, ये हमारा जो ये आंतरिक जो पेट दिख रहा है इसमें क्या होता है कि इसमें जठर ग्रंथि से ये जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित होता है जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है। यानी हम क्या बोलेंगे कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है। यानी भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। यानी जो जठर रस का जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो किस में कार्य करता है, वो अम्लीय माध्यम में ही काम करेगा, क्षारीय माध्यम में कार्य नहीं करता है। तब ये समझे कि आसानी से ये कार्य कर पाता है। ठीक है, कौन ये जठर रस यानी पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। तो अब देखिए उसके बाद जो दूसरा होगा कि यह भोजन में उपस्थित रोगाणु यानी जो बीमारी का वाहक होते हैं, रोगों का क्या करते हैं, वाहक होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, वैसे जीवाणुओं को क्या है, अक्रियाशील एवं नष्ट कर देते हैं। यानी उसके क्षमता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं और नहीं तो उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, यानी हमारे भोजन में उपस्थित कोई भी जो जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं उसको ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या करता है, ये उसको नष्ट कर देता है या उसकी क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में
बीमारी नहीं फैलता है। उसके बाद यह जो है यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है, यानी भोजन को हमारे शरीर में धीरे धीरे पचने के लिए कार्य करता है। कौन? ये अम्ल। तो इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, कौन? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे गैस नहीं रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे अम्ल लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती हैं? तो ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी अगर शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब होता है सूखा हुआ, यानी उसमें नमी की मात्रा नहीं होगा। शुष्क मतलब सूखा हुआ होता है, सूखा हुआ यानी उसमें नमी की मात्रा नहीं रहेगा। तो कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, उसका पता लगाने के लिए एक्वस यानी जलीय विलयन होना जरूरी है। अगर किसी भी पदार्थ का अगर एक्वस यानी जलीय विलयन नहीं है तो उसकी अम्लता या क्षारीयता का हम पता ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती हैं? तो सिंपल है कि जब तक वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, हाइड्रोजन कब देगा? एक्वस में, जलीय विलयन में। तो जब तक वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर में शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे रहेगा, अम्ल शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विघटित होकर यानी टूटकर हाइड्रोजन आयन नहीं देती है, इसलिए यह अम्लीय गुण को नहीं दर्शाती है। यानी जब भी एक्वस विलयन रहेगा तभी वो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन देगा। अगर सूखा हुआ है तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, और उसी के कारण ये क्या है कि जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदल पाएगा। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, इससे पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए? यानी प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है उसको आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं। और इस पैकेज में देखिए यानी इसमें रखा गया है, इसके अंदर देखिए ये बाहरी भाग या इसके अंदर भाग वाले में समझिए कि प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है, प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है, जिसको हम कितना हो पानी में या गीला स्थान में इसको छोड़ दें तो समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भीगता नहीं है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है आर्द्ररोधी, यही दिक्कत करेगा एग्जाम में। सबसे बड़ा बात इसमें ये हो जाएगा, आर्द्ररोधी का मतलब क्या है? आर्द्ररोधी का मतलब वैसा बर्तन जिसमें समझिए कि नमी, या हम ऐसे सिंपल बोल सकते हैं कि द्रव उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए पॉलिथीन हो गया, भीगने नहीं देगा, सिंपल भाषा में कहें तो उसको भीगने नहीं देता है। तो देखिए आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित कर कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यानी जब भी उसके संपर्क में जल का मात्रा आ गया तो क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, और वो जो पाउडर के जैसा होता है जिप्सम इस पैकेट में रखा गया है, वो क्या हो जाएगा? जल से अभिक्रिया करेगा और वो कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर। यानी कठोर होने का मतलब क्या? जिप्सम बन जाता है। इस कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि वह कठोर न हो तथा बर्बाद होने से क्या हो जाए? बच जाए। यानी हम ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें नमी प्रवेश न करे, जल प्रवेश न करे, ठीक है, ताकि क्या हो जाए? वो अच्छा बना रहे, कठोर होकर जिप्सम नहीं बने और बर्बाद होने से क्या हो जाए? बच जाए। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हम लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा का दूसरा नाम धोबिया सोडा भी है। कौन सोडा? धोबिया सोडा, या एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? धोने का सोडा। एक नाम क्या बताया अभी हम? धोबिया सोडा, या धोवन सोडा भी कहते हैं, यानी धोने वाला सोडा। जैसे मान लीजिए हम लोग कपड़ा साफ करते हैं या कोई भी
अपने फर्श वगैरह कुछ भी साफ करते हैं तो इसमें हम लोग क्या सर्फ का उपयोग करते हैं। और पहले क्या होता था, यही समझिए कि जो ये धोन सोडा है इस समय सर्फ का रूप ले लिया है, यानी वो भी क्या सर्फ के जैसा ही होता है। तो अब इसमें देखिए यानी ये धोने का सोडा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंग सोडा जिसको लिखा गया है इंग्लिश में, ये क्या है, ये वॉशिंग सोडा है। इसका उपयोग हम अपना कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, फर्श धोने के लिए, यानी समझिए कि गंदे वस्तुओं को धोने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। जिसमें हम क्या बोलेंगे कि इसका उपयोग घरों में सूती कपड़े की साफ सफाई के लिए होता है। सूती कपड़ा या कोई भी कपड़ा हो, इसकी सफाई के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज के उद्योगों में यानी फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग होता है, इसका धोन सोडा का। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग प्रायः वैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है जो क्या हो, अधिक क्या होते हैं यानी स्पंज की जैसे, यानी आसानी से जो फूल जाए और पाचन की क्रिया में कोई दिक्कत नहीं करे। इसका उपयोग देखिए सोडा अम्ल बनाने तथा अग्निशामक, यानी अग्निशामक जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। और उसके साथ साथ इसका उपयोग पाव रोटी, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। यानी इसका सिंपल उपयोग ये भी हम बोल सकते हैं कि इसका उपयोग रसोई घरों में होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान जैसे पाव रोटी हो गया, केक हो गया, है कि नहीं, ऐसे कचौड़ी पूड़ी वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए, आश्रित जल। क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। यानी आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। देखिए आश्रित जल का मतलब क्या है, आश्रित जल, उसमें देखिए आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होता है, यानी उससे जो है हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाता है। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियों की उपस्थिति होती है, अतः वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन तथा अन्य आयनों की उपस्थिति होती है। इसलिए क्या होते हैं, आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो आश्रित जल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उसमें से अलग होने नहीं देते हैं, ठीक है। और जो वर्षा जल होता है उसमें अशुद्धि के कारण, किसके कारण, अशुद्धि के कारण क्या होते हैं, अम्ल और अशुद्धि के कारण क्या होते हैं कि वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो भी हाइड्रोजन आयन देंगे उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत का चालन होता है। क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। नहीं, क्वेश्चन 7 क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें, यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है किससे होता है, जिप्सम से। किससे, जिप्सम से। तो देखिए जिप्सम से निर्माण कैसे होगा, जिप्सम को जिप्सम क्या है, एक यौगिक है जिसका सूत्र CaSO4 और 2H2O होता है। 2H2O होता है इसमें, यानी इसमें जल के 2 अणु होते हैं। और जब इसे 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, CaSO4 और 2H2O, इसको हम क्या बोलेंगे, जिप्सम। क्या बोलेंगे, जिप्सम। और जब इसको हम हीट करेंगे, यानी हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें पहले क्या था, 2 जल के अणु था, अब उसमें आधा जल के अणु बचेगा, यानी हाफ H2O प्लस 3 जल के अणु गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। जल के क्या होंगे, इसमें आधा अणु बचेगा और 1.5 अणु क्या हो जाएगा, 1.5 अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रक्रिया में सावधानी बरतना है, इस प्रक्रिया में तापमान निश्चित रूप से नियंत्रित रखा जाना चाहिए। तापमान ना घटाना है ना बढ़ाना है, उसको क्या करना है बल्कि उसको नियंत्रण रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है। अधिक तापमान हो जाने पर
अम्लीय अधिक क्या हो जाने और तापमान क्या होने पर, अधिक तापमान हो जाने पर अजलीय कैल्शियम बन जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई गुण नहीं रहता है। यानी अधिक तापमान देंगे क्या, अजलीय पदार्थ बन जाएगा, जिसके कारण उसमें अजलीय कैल्शियम बन जाता है, जिसके कारण उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण नहीं रह पाता है। तो इसलिए ध्यान देना है, उसके तापमान को क्या करना है, निश्चित रखना है, कांस्टेंट रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्या है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन, तो कोई भी विलयन विद्युत का चालन करेगा कब, जब वो आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या करेगा, विद्युत का सुचालक होगा। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि अम्ल का जल में विघटित होकर यानी टूटकर आयनों का निर्माण करता है, इस कारण यह विद्युत का चालन करता है। यानी सिंपल, वो आयन देगा, कौन आयन, हाइड्रोजन आयन, जो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, यानी विद्युत का चालक होगा। यहाँ पे देख रहे हैं H3O+, ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, जिसके कारण वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बताना है और 2 उदाहरण भी देना है। तो ध्यान दीजिए, यह अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया है। यानी अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभिक्रिया करने के बाद ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जो है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ आकर मिल रहा है, ठीक है। और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ गया, तो NaCl क्या है, ये नमक है, जिसको हम लवण भी बोलते हैं, और ये क्या है, जल है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल और लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उधर क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड जिसको हम अभी क्या बोले, नमक, और इसको लवण भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे एक और है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और 2NaOH, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट और जल, सोडियम का सल्फेट और जल बना रहा है। तो इस तरह से आप एक एक एग्जांपल लिखिए, इसमें कितना कह रहा है, 2 उदाहरण, तो 2 आप उदाहरण लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अम्लों के सामान्य गुण बताइए। अम्ल का सामान्य गुण बताना है। अम्ल मतलब क्या, वैसे खाद्य पदार्थ जो स्वाद में खट्टे या मीठे होते हैं, जिसको हम आसानी से खा लेते हैं, वे सभी पदार्थ क्या हैं, वे सभी पदार्थ अम्लीय हैं। अधिक अम्लीय हो जाएगा तभी हम उसका मतलब उसको नहीं खा सकते हैं, यानी न ज़्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो भी फल दिख रहा है इसमें कोई ना कोई अम्ल पाए जाते हैं, और ये सब क्या है, खाने योग्य है। तो सभी फल वगैरह जो होते हैं या जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला इसमें जो गुणधर्म है, इनका स्वाद खट्टा होता है। जो अम्ल होते हैं उनके स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, ठीक है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, लाल कर देंगे। इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। इनका जो घोल बनेगा ये साबुन के घोल के जैसा चिकना नहीं होता है। ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये धातु से क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद पांचवा है कि ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, यानी CO2 बाहर करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद छठा है, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण एवं पानी यानी जल बनाते हैं, जो अभी हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया देखे हैं। उसके बाद है अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, यानी कोई भी अगर पदार्थ अम्लीय है तो उसका pH मान जो है हमेशा 7 से कम होगा।
ठीक है, तो इस तरह से अध्याय 2 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न चुना गया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।